हेलो गाइस, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मांग की लोच क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका मापन किस प्रकार से हो सकता है और इसमें हमने सब कुछ आपको कीमत लोच के बारे में ही बताया था। आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांग की आड़ी लोच। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं इनकम डिमांड, आय मांग। इनकम में थोड़ा सा भी चेंज होने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होता है, जितनी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, जितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो तीन बातें मान के चलते हैं। पहली बात कि उपभोक्ता की केवल आय में परिवर्तन हुआ है। कौन सी आय में? आय दो तरह की होती है, रियल इनकम एंड मनी इनकम। तो जब आय लोच की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की मनी इनकम में चेंज हुआ है। मनी इनकम में थोड़ा सा भी चेंज होने पर उसके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में जितना चेंज हुआ उसे हम कहेंगे मांग की आय लोच। यानी कि मांग की आय लोच हमें ये बताती है कि उपभोक्ता की आय में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये बात हमें पता लगती है आय लोच से। आय लोच निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन, ये फॉर्मूला है। इसको मैथमेटिकल वे में इस तरह से लिखा जा सकता है क्यू ई आई का मतलब हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। EI is equal to Q difference Q dash Q plus Q dash divided by 2 I difference I dash I plus I dash divided by 2। तो इसमें Q का अर्थ है पूर्व मांग, Q डैश का अर्थ है नई मांग, I का मतलब है पूर्व आय और I डैश का मतलब है नई आय। तो इस फार्मूले का प्रयोग करने से मांग की आय लोच पता लगती है। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। देखिए, जब उपभोक्ता की मनी इनकम में चेंज होता है तो मांग में तो परिवर्तन अवश्य होता है। परिवर्तन मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमको देखना है। एक तो ये भी हो सकता है कि अगर आय बढ़ी है तो मांग में भी वृद्धि होगी, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये भी हो सकता है कि इनकम बढ़ी है लेकिन मांग कम हो जाए, इसे कहेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये भी हो सकता है कि इनकम में चेंज हुआ है, डिमांड में कोई चेंज ना हो, तो इसे कहेंगे ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। इस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब प्रश्न ये उठता है कि किस वस्तु के संबंध में मांग की आय लोच कैसी होगी। आय लोच पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है, जिस वस्तु की मांग कर रहा है, वो वस्तु किस प्रकार की है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अगर वस्तु सुपीरियर है तो इनकम इलास्टिसिटी उसके संबंध में पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब है कि अगर सुपीरियर वस्तु है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ मांग में वृद्धि होगी। अगर इंफीरियर वस्तु है तो इनकम बढ़ने पर मांग में कमी होगी। इसके अलावा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी किसी के भी संबंध में, किसी भी वस्तु के संबंध में हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्य रूप से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं,
सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इसलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वस्तु सुपीरियर है तो आय बढ़ने के साथ साथ उसके उपभोग में, उसकी मांग में वृद्धि होगी, यानी कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। यदि वस्तु इन्फीरियर है तो आय बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग में कमी होगी, क्योंकि वो वस्तु इन्फीरियर है। और ये भी हो सकता है कि इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंज ना हो। तो इसे कहते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज होने पर, थोड़ा सा भी चेंज होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया या कोई चेंज नहीं आया, ये आज आपने पढ़ा। यानी कि आज आपने देखा कि इनकम इलास्टिसिटी 3 प्रकार की होती है। अब कल हम आपको बताएं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।